फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ्स में। 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए साइंस का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्लियर कर रहे हैं। एग्जाम से पहले सभी क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ सोशल साइंस का और मैथ का भी ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो जितने भी बिहार बोर्ड में सम्मिलित हो रहे हैं वो सभी जिनके पास ये वीडियो पहुंच रहा है वो चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे चुनिंदा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन गेसिंग करके आप लोग के बीच में लेके आ रहे हैं। तो चलिए, आज बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है जीवों में जनन। उससे रिलेटिव जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो पूछे जाएंगे टोटल इस वीडियो में ही कवर हो जाएगा। सवाल में पहला है, अगर आप लोगों को पता है फटाफट से कौन करेंगे, जिनको याद नहीं है वो याद करते चलेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सवाल है पहला कि स्त्रियों में संपन्न होने वाली प्रजनन को जनन भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्त्रियों में संपन्न होने वाली प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं? क्या रजोधर्म कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं, या इनमें से सभी? तो याद रखेंगे, स्त्रियों में संपन्न होने वाली जो प्रजनन चक्र होता है उसे इनमें से सभी यानी रजोधर्म भी कहा जाता है, मासिक धर्म भी कहा जाता है और मासिक चक्र भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि फूल में नर प्रजनन अंग है, यानी पुष्प जो होते हैं, फूल होते हैं, उसका नर प्रजनन अंग कौन है? क्या पुंकेसर है, या अंडप है, या वर्तिका है, या वर्तिकाग्र है? तो ध्यान देंगे, वर्तिका हो गया, वर्तिकाग्र हो गया, अंडप हो गया, ये पुष्प के मादा जनन भाग होते हैं। ठीक है, लेकिन नर प्रजनन भाग अंग पूछा है तो पुंकेसर होंगे। ठीक है, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सभी क्वेश्चन को डिटेल करते हुए चलेंगे। आप लोग बस वीडियो में बने रहेंगे। चैनल पर जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों यार के पास शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तभी तो हमें रेगुलर इस वीडियो एकदम लेके आएंगे। महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि होती है। महिलाओं में मासिक चक्र या रजोधर्म या मासिक धर्म जिसको बोला जाता है कि अवधि होती है, यानी कितना दिनों का होती है? क्या 30 दिनों का होता है, 28 दिनों का होता है, 24 दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है? तो ये जो मासिक चक्र होता है वो लगभग 28 दिनों का होता है। ठीक है, कितना दिनों का? तो 28 दिनों का ये मासिक चक्र चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की बात करें। अगला सवाल है कि हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? सवाल है 4 नंबर कि हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? सबको पता है कि हाइड्रा में क्या होता है, अलैंगिक जनन, लेकिन किसके द्वारा? क्या खंडन होता है, क्या कृत्रिम विधियाँ पाई जाती है, क्या पुनर्जनन होता है उसमें, या मुकुलन होता है? क्या होता है? तो याद रखेंगे, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। देखिए कोई शरीर का भाग है उसमें से वर्ताग्र जो ये सब निकलता है, ये सब मुकुलन होते हैं। ठीक है, तो मुकुलन द्वारा हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? लैंगिक और अलैंगिक सबको पता होगा अच्छे ढंग से कि जिसमें जीव का केवल एक ही व्यष्टि भाग लेता है वो अलैंगिक होता है, जिसमें 2 भिन्न भिन्न लिंग वाले जीव भाग लेते हैं वो लैंगिक कहलाता है। यहाँ पे अलैंगिक जनन की विधि पूछा कौन है? क्या विखंडन है, क्या मुकुलन है, बीजाणु जनन है, या इनमें से सभी हो जाएंगे? राइट आंसर क्या होगा? तो देखेंगे, अलैंगिक जनन की विधि पूछा है तो अलैंगिक जनन का विखंडन भी होता है, मुकुलन भी होता है, बीजाणु जनन भी होता है, तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, यानी एक ऐसा पुष्प का उदाहरण बताना है जो एक लिंगी हो। जैसे मनुष्य, हम लोग कौन प्राणी है? तो एक लिंगी प्राणी है। ठीक है, और जैसे केचुआ का आप लोग सुने होंगे, तो केचुआ क्या होता है? उभयलिंगी के रूप में आ जाता है। चलिए यहाँ पे बताना है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या पपीता है, सरसों है, उड़हुल है, या इनमें से कोई नहीं? 6 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, पपीता जो होता है वो क्या है? एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए। अगला सवाल है फ्लेनेरिया, है ना? फ्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है, यानी फ्लेनेरिया में जो अलैंगिक जनन होता है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है? क्या बीजाणु जनन के द्वारा, या अपखंडन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, या मुकुलन के द्वारा? किसके द्वारा होता है? तो याद रखेंगे, फ्लेनेरिया में जो अलैंगिक जनन होता है वो अपखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? अपखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछे गए, पूछे जाएंगे। इसके अलावा जीवों में जनन चैप्टर से बाहर नहीं आने वाला है, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें और याद करते चलेंगे।
बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। बीजांड की जो दीवारें हैं वो मोटी होकर के क्या बनाती है, ये पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, ज़रा फटाफट से बताइए। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है, क्या बनाती है? क्या फल बनाती है, बीज बनाती है, भ्रूण बनाती है, बीजावरण बनाती है? तो बीजांड की दीवारें मोटी होकर के बीजावरण बनाती है। क्या बनाती है? बीजावरण बनाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। डीएनए हम सभी जीवों में क्या होता है? डीएनए जो अपने माता पिता से ही मैच करता है, तो डीएनए जो है कहाँ पाया जाता है? क्या कोशिका झिल्ली में, कोशिका के केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? तो याद रखेंगे ये कहाँ पाया जाता है डीएनए? तो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, जो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, ये बताना। क्या वर्तिका कहते हैं, प्राकोष कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, या प्रागनली कहते हैं? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए पुंकेसर है तो ये पुष्प का नर भाग हो गया, तो वर्तिका तो मादा भाग है, वर्तिकाग्र क्या है? तो मादा भाग है। प्राकोष, प्राकर में प्राकोष, प्राकोष में प्राकर बनते हैं, तो ये इसकी राइट आंसर की बात करें कि पुंकेसर के अग्र भाग को जो कहा जाता है वो प्रागनली कहा जाता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? क्या कोशिका केंद्रक में, कोशिका में, केंद्र में, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका बताना आप लोग को। तो याद रखेंगे गुणसूत्र जो पाया जाता है, जैसे गुणसूत्र, तो डीएनए भी कहाँ पाया जाता है? कोशिकाओं के केंद्रक में। गुणसूत्र भी वहीं पाया जाता है, कोशिकाओं के केंद्रक में। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर में ध्यान देंगे, नर में क्या है? तो नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्राय कितने उम्र से प्रारंभ हो जाता है? यानी पूछेगा कि नर का जो पुरुष हार्मोन स्रावित होता है वो कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन। और जो टेस्टोस्टेरोन स्राव होता है वो कितनी उम्र से लगभग शुरू हो जाता है, ये बताना आप लोग को। 12 नंबर सवाल का क्या 15 से 18 वर्ष, 18 से 20 वर्ष, 12 से 15 वर्ष, या 17 से 19 वर्ष? क्या हो जाएगा राइट आंसर? चलिए तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो ये लगभग जो है ना 12 से 15 वर्ष की उम्र में ये लगभग शुरू हो जाता है। ठीक है, पहले आंसर था 15 से 18 वर्ष, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। 12 से 15 वर्ष की आयु में जो टेस्टोस्टेरोन, इस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कहते हैं क्या डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है, ये पूछा गया है। ठीक है, क्या डीऑक्सी रैंडम न्यूक्लियोटाइड एसिड, या डीऑक्सी राइजोम न्यूक्लियोटाइड एसिड, या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड एसिड, या इनमें से कोई नहीं? चारों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, ज़रा फटाफट से आप लोग को बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसकी राइट आंसर की बात करें, डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड एसिड होता है। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म। याद कर लेंगे, पूछा जाएगा यह सवाल। अगला सवाल है अंडोत्सर्ग कब होता है? अंडोत्सर्ग यानी अंडे की उत्पत्ति जो होती है वो कब होती है? क्या राज्योधर्म के 12 से 14वें दिन के बाद, या राज्योधर्म के 2 से 4 दिन के बाद, या राज्योधर्म के 14 से 18 दिन के बाद, इनमें से कोई नहीं? क्या होगा राइट आंसर? तो ध्यान देंगे, क्या होता है कि जैसे ही मासिक चक्र आते हैं तो उसके बाद जो है वो 12 से 14 दिन के बाद जो अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं, अगर इस बीच संभोग हो जाता है तो वो गर्भधारण कर लेते हैं। यानी क्या है, अंडोत्सर्ग कब होता है? तो 12 से 14 दिन के बीच में होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते। अगले सवाल की ओर क्या है कि अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र पुष्प के किस जननांग का भाग है? ध्यान समझेंगे, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, वर्तिका और वर्तिकाग्र पुष्प के किस जननांग का भाग है? अभी हम जस्ट आप लोगों को समझा चुके हैं। क्या पुंकेसर का, स्त्री केसर का, बीजांड का, उपयुक्त में से सभी का? क्या हो जाएगा 15 का? तो ये क्या है? मादा भाग है, यानी स्त्री केसर का भाग है वर्तिका और वर्तिकाग्र। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ध्यान समझेंगे। पुनरुद्भावन क्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ध्यान समझेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुनरुद्भावन क्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? किसने किया था? क्या डार्विन ने, लामार्क ने, अरस्तु ने, या ट्रेवले ने? किसने किया था? तो ये जो किया गया था ट्रेवले के द्वारा किया गया था, पुनरुद्भावन क्रिया की खोज किया गया था।
चलिए 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल क्या बोला है? अस्पाइरोगाइरा में प्रजनन की विधि होता है। अस्पाइरोगाइरा में जो प्रजनन की विधि होता है वह कौन सी विधि होता है ये बताना। क्या खंडन होता है, संयोजन होता है, निषेचन होता है या मुकुलन होता है? फटाफट से आप लोग बताना अस्पाइरोगाइरा में। ठीक है, तो अस्पाइरोगाइरा में जो प्रजनन की विधि पाया जाता है वो क्या होता है? खंडन होता है। क्या होता है? खंडन होता है। इस रूप में से पाया जाएगा और ये इस रूप में विभाजित हो जाता है आप लोग को। ठीक है, तो खंडन होता है। चलिए अगले सवाल के चलते। 18 नंबर सवाल क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग चैनल में पहली बार जुड़े हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? क्या तना में, जड़ में, पुष्प में या फल में? बिल्कुल सभी को पता होगा कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पुष्प में पाया जाता है। कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में ही पौधे का जनन अंग पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए 19 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? ध्यान समझेंगे, यहाँ पे क्या बोल दिया? नहीं है। और बहुत से विद्यार्थी इसमें गलती कर बैठते हैं। तो निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? क्या एड्स है, गोनोरिया है, सिफिलिस है या टाइफाइड है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ध्यान देंगे, एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है, गोनोरिया उसी से रिलेटिव है। ठीक है, HIV वायरस से ही, सिफिलिस भी उसी से ही संबंधित है, एड्स से संबंधित है। तो टाइफाइड जो है वो लैंगिक जनन संचारित रोग से फैलता नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को चलते हैं। एड्स किसके कारण होता है? अभी जस्ट हम चर्चा करके गए थे, एड्स जो है किसके कारण होता है? क्या जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, उपयुक्त में से सभी? क्या होगा? तो देखिए एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है। किसके कारण? HIV वायरस के कारण। ये विषाणु को ही क्या बोला जाता है? वायरस बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम जो 20 क्वेश्चन को टॉप रहने दिए हैं, इसका पार्ट 2 वीडियो लाएंगे जो 20 के बाद है, वो टोटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कितना आप लोग का सही हुआ जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।